कल हमने बात की थी, किन-किन चीज़ों पर बात कर ली थी? एक जैसे विद्युत रसायन, ठीक है ना? और विद्युत रसायन 2 प्रकार के हो सकते हैं, 2 पार्ट में हम इसका अध्ययन करते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, उसको हम विद्युत रसायन कहते हैं, है ना? इसमें क्या होता है बेटा देखो जैसे माना यहाँ पर क्या बैटरियाँ है ना? बैटरियाँ एवं ईंधन जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है ना? तो ये 2 पार्ट हमने पढ़े थे, ठीक है ना? एक इसके बाद है एफिशिएंट होती हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे थे, पहला पार्ट है इसका वैद्युत रासायनिक सेल, जिसको हम कहते हैं वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है? ये क्या काम करता है बेटा? ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। जो वैद्युत रासायनिक सेल होता है, वो क्या काम करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है? इसको हम वैद्युत रासायनिक सेल भी कहते हैं, दूसरा वोल्टीय सेल भी कहते हैं और तीसरा गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। 3 पार्ट हैं इसके, है ना? तीनों एक ही चीज़ है। यहाँ पर क्या होता है, यह सेल क्या करता है देखो, इसके अंदर देखो कौन-कौन चीज़ें है ना? इसको गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन इसको जाना जाता है यहाँ पर गैल्वेनिक सेल। इस चैप्टर में इसको गैल्वेनिक सेल के नाम से जाना जाता है ना? जैसे शुष्क सेल हो गया बेटा, एक तो शुष्क सेल होता है, लैक्लांसिक सेल होते हैं। ये इन्हीं के नाम है, गैल्वेनिक सेल के नाम है, शुष्क सेल हो गया, लैक्लांसिक सेल हो गया, डेनियल सेल हो गया। ये सेलों के नाम है, ठीक है? तो मेन काम क्या होता है? इन्हीं से होता है ना? और यहाँ पर देखोगे तो ये जैसे मान लीजिए हमने कहा, ये जो सेल होता है, इसमें क्या होती है? मेन होती है रिडॉक्स अभिक्रिया। ये जो सेल है, वैद्युत रासायनिक सेल है, इसके अंदर होती है कौन सी? रिडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होती है बेटा इसमें? रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, है ना? क्या होता है? रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन इसके अंदर होता है, ठीक है? इसमें जो उत्सर्जित रासायनिक ऊर्जा होगी, उसको वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो यहाँ पर अंदर क्या होगा, इसके अंदर रासायनिक ऊर्जा होगी और ये डेनियल सेल की रिएक्शंस, केवल रिएक्शन के फॉर्मेट में हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है? अभी बताएंगे इसको, बहुत मजेदार है ये चैप्टर आएगा, है ना? यहाँ पर इस टाइप से देखते हैं। अब ये हमारे पास रिएक्शन हो गई। पहले हम कुछ चीजें पढ़ रहे थे। दूसरा है विद्युत अपघटनी सेल। पहले तो हमने क्या पढ़ा? गैल्वेनिक सेल, जिसको हम क्या बोलते थे? वोल्टीय सेल हो गया, है ना? विद्युत रासायनिक सेल हो गया। अब दूसरा है बेटा इसमें, देखो यह है विद्युत अपघटनी सेल। इस प्रकार के सेल में क्या होता है? इसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। पहले वाले में क्या था? जो गैल्वेनिक सेल था, उसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहे थे। यहाँ पर क्या हो रहा है? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, जस्ट अपोजिट, है ना? इसको कहते हैं, इसे कहा जाता है विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? विद्युत अपघटनी सेल, है ना? तो ये दोनों सेल हो गए। रिडॉक्स अभिक्रिया हमने कल बता दी थी, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ चलता है, उसे हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना? इसमें हमने ये रिएक्शन भी बताई थी कैसे कैसे हुआ, है ना? इसमें किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसको थोड़ा सी एक बार हल्का सा यदि हम चाहें तो बता सकते हैं बेटा कैसे। देखो यहाँ पर यदि हम देखेंगे, एक तो हमारे पास HgCl2 है और यहाँ से देखो ये परिवर्तित हुआ किसमें? Hg2Cl2, HgCl2 Hg2Cl2 में कन्वर्ट हुआ। ये बताओ मुझे कि इसमें क्या हुआ होगा? ऑक्सीडेशन हुआ होगा, रिडक्शन हुआ होगा, ऑक्सीकरण हुआ होगा या उपचयन हुआ होगा या अपचयन हुआ होगा? क्या हुआ बेटा, कैसे पहचानेंगे हम? दूसरा इसमें देखेंगे यहां से लेकर के जब हम यहाँ जाएंगे तो इसमें ऑक्सीकरण हुआ या अपचयन हुआ? इसको कल मैंने बताया था, ठीक है ना? कल बताया था, अभी फिर बताऊंगा दोबारा, ठीक है? इससे पहले हम क्या करते हैं, एक काम कर लेते हैं। पहले ऑक्सीकरण जानते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, ठीक है ना? ऑक्सीकरण को बोलते हैं बेटा हम उपचयन भी बोलते हैं। किताबों में आपको मिल जाएगा उपचयन। क्या बोलेंगे इसको? उपचयन, है ना? अंग्रेजी में एक ही शब्द होता है, इसमें दो शब्द हो सकते हैं, ऑक्सीकरण एंड उपचयन। और जो अंग्रेजी में एक ही शब्द आता है इसका, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है ना? तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा?
यहाँ पर देखो, पहला पॉइंट हमारे पास है कि ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं क्या होती हैं। इसको हम पहले पॉइंट में देखेंगे। ये है बेटा, वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें क्या होगा, जिनमें कोई भी परमाणु, अणु, आयन, कौन कौन से हो सकते हैं, कोई भी अभिक्रिया है जिसमें क्या होगा, कोई परमाणु होगा, अणु होगा या आयन होगा, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। पहले छोटी क्लासों में तो हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी अलग, है ना। उपचयन अभिक्रिया में क्या कहते हैं हम, ऑक्सीजन का जुड़ना हो गया, हाइड्रोजन का निकलना हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिंपल एक नई परिभाषा समझ लीजिए इसको, परमाणु, अणु और आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण धनावेश वृद्धि होगी। धनावेश में क्या होगी, वृद्धि होगी, और इन आवेशों में क्या आएगी, कमी आएगी। दो चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग करेगा। इलेक्ट्रॉन त्याग करने से क्या होगा, धनावेश बढ़ेंगे, और जो ऋणावेश होंगे कम होंगे। वो हमारे पास उपचयन अभिक्रिया होगी। जैसे देखो, यहाँ पर H है, केवल हाइड्रोजन है, हमने क्या लिया, हाइड्रोजन लिया, है ना। और उस हाइड्रोजन ने, इस हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, देखो ये एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन पर क्या आ गया, एक प्लस चार्ज आएगा, धनावेश की वृद्धि हो। तो हम कह सकते हैं, यहाँ पर जब धनावेश की वृद्धि होगी तो क्या होगा, उपचयन होगा। उपचयन या ऑक्सीकरण कह सकते हैं, ठीक है ना। किसमें, ये परमाणु है, ये हाइड्रोजन परमाणु है ना। दूसरा हाइड्रो, देखो कॉपर, कॉपर है, कॉपर ने क्या किया, कॉपर था पहले सिंपल, इसमें कोई आवेश नहीं था, इसने Cu2 पॉजिटिव बना, लेकिन इसने दो इलेक्ट्रॉन त्याग करे, ठीक है ना। इसने दो इलेक्ट्रॉन त्यागे। इलेक्ट्रॉन की जो त्यागने की जो प्रोसेस है, वो हमारे पास उपचयन कहलाती है। उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाएगा। उपचयन है बेटा, अपचयन नहीं। उपचयन में ऑक्सीकरण, ठीक है ना। तीसरा यदि और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है ना, ये देखो, क्लोरीन है, देखो क्या है, क्लोरीन है ना, प्लस का चिन्ह, मान लीजिए Cl है, और इस पर एक माइनस चार्ज पहले से लगा हुआ, इसने एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा, इसका एक प्लस चार्ज, माइनस चार्ज क्या होगा, कम हो गया, और इस पर क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसमें चार्ज नहीं है, देखो ऋण आवेश की कमी हुई, यहाँ एक ऋण आवेश था, यहाँ जीरो हो गया, कमी हुई, है ना। तो इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं, ये क्या है बेटा हमारे पास, ये कहलाएगा उपचयन, इसको कहेंगे उपचयन। उपचयन समझ में आ गया। उपचयन में क्या होता है, उपचयन में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। उपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ठीक है। अन्य प्रोसेस को देखो, तो ये सारी प्रोसेस समझ में आ गई। ये है बेटा हमारे पास उपचयन या अपचयन। ऑक्सीकरण या उपचयन की परिभाषा, हम किस प्रकार से, वे अभिक्रियाएं जिनमें क्या होगा, कोई भी परमाणु, अणु और आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, उसे हम उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई बेटा। अब दूसरी अभिक्रिया है इसमें, अपचयन अभिक्रिया, जिसको हम रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रिडक्शन। ये रिडक्शन अभिक्रिया, रिडक्शन अभिक्रिया में होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे कि वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें कोई भी परमाणु, अणु, आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, वहां त्यागता है या केवल ग्रहण करता है। जब हमारे पास उपचयन अभिक्रिया होगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग करेगा। जब क्या होगा, उपचयन अभिक्रिया में, उपचयन में, अपचयन में नहीं कर रहा हूं, उपचयन में। उपचयन का मतलब क्या हुआ बेटा, क्या बोला मैंने, उपचयन का मतलब ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अणु, परमाणु और आयन क्या करते हैं, बताओ। उपचयन या ऑक्सीकरण में अणु, परमाणु और आयन इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, त्याग। हाँ, उसको छोड़ते हैं, है ना, त्याग करते हैं। और अपचयन में क्या कर रहे हैं, ग्रहण। ग्रहण।
अपचयन में ग्रहण कर रहे हैं, देखो यहाँ पर ग्रहण लिखा हुआ है ना? उसको ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन लेंगे तो ऋणावेश में क्या होगा, देखो इसके कारण ऋणावेश में वृद्धि होगी, ऋणावेश बढ़ेंगे, ठीक है ना? धनावेशों में क्या होगी, कमी होगी, जो धनावेश होगा उसमें क्या होगी, कमी हो जाएगी। देखें एक एग्जांपल के तौर पर, हमने H प्लस लिया, हाइड्रोजन प्लस चार्ज, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, ये आयन है बेटा, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लिया, और इसके एक इलेक्ट्रॉन लेने से क्या हुआ, इसके एक इलेक्ट्रॉन लेने से क्या हुआ, जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, मुझे लग रहा है गायब तो नहीं हो गया इसमें से? आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस सर। स्क्रीन दिखाई दे रही? यस सर। डिस्कनेक्ट क्या हुआ? ठीक, एक मिनट, ये आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? यस सर। एक गायब हो गया इसमें। एक मिनट बेटा, तो ये समझ में आ गया, इस प्रकार से होगा, एक होगा अपचयन और दूसरा होगा उपचयन, ठीक है ना? तो एक अपचयन और ये दूसरा क्या होगा, उपचयन। एक मिनट, आपको हम्म, इस पर हम बात कर रहे थे, है ना? एक तो क्या हुआ, उपचयन, और दूसरा हमारे पास अपचयन। अपचयन में क्या हो रहा था, अपचयन में यहाँ पर देखो, एक हमने जैसे H प्लस आयन लिया, हमने क्या लिया, H प्लस आयन। तो H प्लस आयन क्या करता है बेटा, देखो जो हमारे पास H प्लस आयन है, उस H प्लस आयन में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए हमारे पास H प्लस आयन है और इसने एक इलेक्ट्रॉन को लिया, इसने क्या बना दिया, हाइड्रोजन बना दिया, H बना, ठीक है ना? तो जैसे ही ये H बना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया, इसमें क्या हुआ, एक तो ऋणावेश की, नहीं ये तो अब चेन हो गया, ऋणावेश क्या होगा, ऋणावेश में वृद्धि हो जाएगी, है ना? तो ऋणावेश में वृद्धि होने का मतलब यहाँ एक प्लस चार्ज था, उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये क्या हुआ, ये एक प्लस चार्ज कम हो गया, है ना? ऋणावेश की वृद्धि और जगह हो सकती है, देखो जैसे यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन लेकर के, ये देखो दो इलेक्ट्रॉन लिए इसने, लेने के लिए इधर की तरफ, इसका आवेश खत्म हो गया, है ना? लेकिन यहाँ पर देखो दो इलेक्ट्रॉन, जैसे सल्फर ने दो इलेक्ट्रॉन को लिया जिसपे कोई चार्ज नहीं था, इसमें क्या हो गया, दो आवेश सल्फर के पर क्या आगे, माइनस के आगे, एक तो क्या होगा, ऋणावेश में वृद्धि होगी और धनावेशों में कमी हो जाएगी, देखो धनावेश कम हो गए, यहाँ पर एक धनावेश था, यहाँ कोई धनावेश नहीं, यहाँ दो धनावेश थे, यहाँ कोई धनावेश नहीं, है ना? और ऋणावेश में क्या होगी, वृद्धि। तो ये सारी के सारी प्रोसेस क्या कहलाएंगे हमारे पास, ये कहलाएगी अपचय, इसको हम क्या बोलेंगे, अपचय। और इन दोनों प्रोसेस को यदि देखो बेटा, इसमें इन दोनों प्रोसेस जो होती हैं उसे कहते हैं रिडॉक्स, जहां रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है। तो कुछ अभिक्रियाओं को पहले हम समझ लेते हैं ना, एक दो रिएक्शन लेते हैं और उस रिएक्शन के आधार पर हम ये समझते हैं कि ऑक्सीकरण किस में हो रहा है और अपचयन किस में हो रहा है ना? तो पहले मैं सिंपल एक रिएक्शन लेता हूँ आपके पास, हमने लिया जेड, जिंक, क्योंकि आगे काम आने वाली रिएक्शन, जेड लिया और इस पर Cu2 पॉजिटिव लिया, है ना? फिर हमने एरो लगाया और यहाँ पर दिखाया Zn2 पॉजिटिव और यहाँ लिया Cu। इनमें किसका ऑक्सीकरण हो रहा है बेटा और किसका अपचयन हो रहा है, थोड़ा सा इसको बताओ आप लोग, इस रिएक्शन से समझते हैं।
ये गैल्वेनिक सेल की रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन को ऐसे भी लिखा जाता है, कैसे? जिंक लिखा होगा प्लस कॉपर सल्फेट लिखा होगा CuSO4, है ना? CuSO4 लिखा होगा, और ये क्या बना देगा? जिंक सल्फेट बना देगा, ZnSO4, और प्लस इसमें क्या होगा? कॉपर अलग लिखा होगा। ये रिएक्शन ऐसी भी हो सकती है ना? तो आपको ये बताना है किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। किसका उपचयन हो रहा है, उपचयन बताना है, और किसका अपचयन हो रहा है। कुछ पता लग रहा है आप लोगों को? किसी को पता लग हाँ, रहा है? जिंक हाँ, का उपचयन हाँ। और कॉपर का अपचयन। हम्म। किसी और बच्चे को समझ में आया बेटा या नहीं आया, पहले ये बताओ। देखो, हमें नहीं क्या करना है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। यहां से जिंक देखो, ये वाला जिंक, इस जिंक की तुलना करो इस वाले जिंक से। ये दो अर्ध सेल अभिक्रियाएं होती है बेटा, दो आधी सेल अभिक्रियाएं होती है। देखो, तो इसको अलग लिख लो चाहे, यदि यहां समझ में नहीं आ रहा है। जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव कैसे बनेगा? कब बनता? पॉजिटिव चार्ज कब आएंगे? धनावेश कब आएगा? कोई बताओ बेटा। जब 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएंगे। हाँ, जब दो इलेक्ट्रॉन ही त्यागेगा, है ना? जब दो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो तब दो धनावेश आएगा। इलेक्ट्रॉन त्यागना क्या कहलाता है? कौन सी प्रोसेस कहलाता है? ये कहलाता है उपचयन। देखो, इस जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तब दो पॉजिटिव वाला चार्ज बनाए, इससे पता लगा है ना? प्लस पॉजिटिव चार्ज जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वो बात है। यहाँ दूसरे वाले को देखो, कॉपर को देखो, यहाँ से Cu है और ये Cu बना, Cu2 पॉजिटिव। देखो, यहाँ पे Cu पे था दो धनावेश है ना, और ये क्या बना? Cu बन गया। इसके दो आवेश थे वो कम हो गए। वो कैसे कम होंगे? जब वो क्या करेगा? ये धनावेश कब कम होंगे? जब वो दो इलेक्ट्रॉन को लेगा। एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो एक धनावेश कम होगा, दो इलेक्ट्रॉन लेगा दो धनावेश कम हो जाएंगे। इसने दो इलेक्ट्रॉन लिए होंगे तभी तो Cu बना होगा। तो इलेक्ट्रॉन लेना क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अपचयन। ये कहलाएगा अपचयन। देखो, इन दोनों में क्या हो रहा है? अपचयन और उपचयन हो रहा है। एक और चीज है यहाँ पर, एक शब्द और आता है, अपचायक। अपचायक, इस शब्द में बेटा, एक अपचायक शब्द आएगा और दूसरा आएगा उपचायक। इसको ऑक्सीकारक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक भी बोलते हैं। दूसरे वाले शब्द को हम बोलते हैं ऑक्सीकारक। ये दोनों एक ही चीज है ना? इनमें कोई अलग नहीं है कि अलग अलग। तो अपचायक क्या हो? अब शब्द ये ध्यान रखना, यहाँ पर हमने दो रिएक्शन पढ़ी, एक पढ़ा उपचयन और एक पढ़ा अपचयन। लेकिन हमने कहा अपचायक, ये शब्द अलग है बेटा। एक शब्द क्या है? अपचायक। याद रखिएगा, अपचायक क्या होते हैं? जो दूसरे का अपचयन करेगा। जो दूसरे का क्या करेगा? अपचयन। तो यहां पर यदि देखो, अपचयन हो रहा है किसका? जिंक का। इसको कौन कर रहा है? इसको कर रहा है ये कॉपर। क्योंकि ये क्या कर रहा है? यहां से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसके इलेक्ट्रॉनों को ले रहा है। देखो, दो इलेक्ट्रॉन जो इसने दिए थे ना, दो इलेक्ट्रॉन, इसको ले रहा है। तो ये क्या कर रहा है? ये अपचयन ये कर रहा है, ये करवा रहा है है ना? तो यहाँ पर क्या होगा? ये हुई अभिक्रिया, यहां से यहां आना। ये कौन सी अभिक्रिया है? उपचयन है। जिंक 2 पॉजिटिव में आना क्या है? उपचयन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया बेटा? उपचयन, है ना? या ऑक्सीकरण कह सकते हैं। इसका ऑक्सीकरण कौन करवा रहा है? इसका करवा रहा है कॉपर। तो क्या हो जाएगा? जो ऑक्सीकारक होगा, ध्यान रखना, जो क्या होगा? ऑक्सीकारक होगा। कौन होगा? ऑक्सीकारक कौन होगा? ऑक्सीकारक ये होगा, कॉपर। ऑक्सीकारक होगा, जिसको हम बोलते हैं उपचायक। ध्यान नहीं रखना, ये कॉपर तब होता तो इसका क्या नहीं होता? ऑक्सीकरण नहीं होता।
इसने जो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे ना इसने लिए, तभी जाकर के। तो जो दूसरे का क्या कर रहा हो, ऑक्सीकरण कर रहा हो, दूसरे का उपचयन कर रहा हो, वो कहलाएगा उपचायक। तो ये कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तब जाके हो रहा है ना? और अपचायक कौन हुआ? अपचायक वो होता है जो दूसरे का अपचयन कर रहा हो। तो देखो अपचयन तो हो रहा किसका? अपचयन हो रहा कॉपर का। यहाँ से ये कॉपर में चेंज हुआ, लेकिन कब हुआ? जब इस जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए। यदि जिंक नहीं होता, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं करता, तो ये कहाँ से लेता इलेक्ट्रॉन? तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पर देखो, जिसका तो अप उपचयन हो रहा है, वो है अपचायक। उल्टा नाम हो रहा है देखो, जिसका हो रहा है अपचयन, उपचयन सॉरी, ये होगा अपचायक। थोड़ा सा कंफ्यूजन मत करना बेटा। इसका हो रहा है, इसका क्या हुआ? इसका हुआ उपचयन। जिंक का क्या हुआ? उपचयन। वो कहलाएगा अपचायक। और कॉपर का हुआ, कॉपर का क्या हुआ? अपचयन। वो क्या कहलाएगा? इसका अपचयन हुआ, तो ये क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा बेटा? ये उपचायक कहलाएगा। नाम बदल जाएंगे उसके, दूसरा हो जाएगा। ठीक है ना? ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा शायद, मुझे लग रहा है उपचयन और अपचायक में, है ना? लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, उसके अपोजिट में जो आएगा उसको हम ऐसे लिखेंगे, है ना? चलो एक रिएक्शन और करते हैं तो फिर और क्लियर हो जाएगा, है ना? यहाँ पर 2-4 रिएक्शनों को जब तक हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है? अभी हमने एक रिएक्शन इससे पहले की थी। आ, इसमें ज्यादा, अच्छा ये जिंक वाली तो थी। एक और रिएक्शन ये वाली। ठीक है? इस रिएक्शन को देखो बेटा, इसमें हमें 4 चीज देखनी है। पहले देखना है अपचयन किसका हुआ, अपचयन किसका हुआ, ठीक है ना? दूसरा हमने देखना उपचयन किसका हुआ, कौन सी अभिक्रिया उपचयन है। फिर हमने देखना अपचायक कौन है, अपचायक कौन है, और उसके बाद उपचायक कौन है। ये 4 चीजों को देखना है इस रिएक्शन में। आप लोग बताइए कौन कौन सी चीजें हैं? पहले तो इन 2 प्रोसेस को देखो, कैसे देखेंगे, कोई बता सकता है? ये आएगा बेटा आप लोगों को या नहीं आएगा बताओ? हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं इस समय, ध्यान रखें। यहाँ पर हम लेंगे 2 मॉलिक्यूल Hg और Cl2 लिया। ये क्या है? एक्वस है, जलीय है। फिर लिया बेटा हमने SnCl2 स्टेनस क्लोराइड, ये भी क्या है? जलीय है। फिर बना क्या है इससे? इससे बना Hg2Cl2 और प्लस क्या बना? SnCl4। इनमें से एक ही को लो। यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी आनी चाहिए। पहले हम उनमें देखेंगे इनमें आवेश कितने हैं, है ना? तो देखो बेटा यहां से हम यदि हम इसको देखें, इसमें 2 कंडीशंस लेते हैं। देखो, एक हमारे पास है HgCl2, ठीक है? और इसका जो लगभग लगभग है वो Hg2Cl2 है ना? तो एक रिएक्शन हम ले लेते हैं यहाँ पर, वहां पर अर्धशैल अभिक्रिया, यानी कि हमने लिया HgCl2 और इससे कन्वर्ट हुआ Hg2 और Cl2, ये बना हुआ है ना? तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इस Hg का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। इसका भी निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे। ठीक है? कैसे निकलेगा? जिसका हम ऑक्सीकरण संख्या निकाल रहे हैं, जैसे HgCl2 हमें निकालना है Hg का, उसको मान लेते हैं x, इसको मान लिया x। जो इसके साथ लगा हुआ क्लोरीन है, उसका देख रहे हैं, एक क्लोरीन का होता है -1, ठीक है ना? लेकिन इसमें कितने क्लोरीन है बेटा? इसमें 2 क्लोरीन है, इसलिए इस मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू पूरे मॉलिक्यूल पे कितने हैं? कोई आवेश दिखाई दे रहा है इसमें? कोई आवेश नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको 0 कर दिया इस पूरे मॉलिक्यूल।
तो यहाँ यदि देखेंगे तो ये आएगा x माइनस टू इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू कितना आ गया? +2। इसका मतलब ये हुआ कि जो Hg है उस पर 2 प्लस चार्ज। Hg पर क्या है? 2 प्लस चार्ज। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इस वाले Hg पे देखते हैं, यहाँ कितना है? ये Hg2Cl2 है। Hg2Cl2। अब Hg कितने? 2, तो 2x हो जाएगा। कितना होगा? 2x। तो यहाँ पर भी 2x होगा। बाकी चीजें तो सेम है। और 2x इज इक्वल टू कितना है? +2 आया। x इज इक्वल टू कितना आएगा? x बराबर आएगा +2/2 बराबर कितना है? +1। इस वाले Hg में एक प्लस चार्ज, ये हमने निकाल दिया। इसका मतलब दो प्लस चार्ज से एक प्लस चार्ज हुआ, इसका मतलब क्या हुआ होगा बेटा? दो प्लस चार्ज से एक प्लस चार्ज हो गया, एक चार्ज प्लस का कम हुआ। इसका मतलब क्या हुआ इसमें? कोई बता सकता है बेटा? एक प्लस चार्ज कम हुआ है ना? क्या हुआ होगा इसमें? कौन सी प्रोसेस हुई? अपचयन। इसमें हुआ अपचयन। क्योंकि अपचयन क्यों हुआ? अपचयन की परिभाषा क्या थी? किसे कहते हैं बेटा अपचयन? जिसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है ना? देखो बेटा, यहां पर था Hg था और इसमें 2 प्लस चार्ज था। इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा, तब इस एक इलेक्ट्रॉन ने इसके एक इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज किया, सॉरी प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज किया, और ये बन गया Hg प्लस। इलेक्ट्रॉन को लेना, ये प्रोसेस यानी कि हम कह सकते हैं HgCl2 का अपचयन हुआ। ठीक है ना? तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि अपचयन किसका हो रहा है? अपचयन वाला लिख सकते हैं हम HgCl2 का। ये लिख लिया। क्लियर? दूसरी प्रोसेस को यहां देखते हैं। यहां से लेते हैं, ये SnCl2 है और ये SnCl4 है। ठीक है बेटा? यहां पर क्या लिया? SnCl2 से SnCl4। अब इस प्रोसेस को देख रहे हैं, ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि कैसे कैसे हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं, है ना? अब हमने दूसरी प्रोसेस देखनी है, SnCl2 से SnCl4। तो पहले क्या काम करना बेटा इनमें? हमें पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। इससे इसमें परिवर्तित हो रहा है, तो हम इस रिएक्शन को अलग भी लिख सकते हैं। हम चाहे तो इस रिएक्शन को अलग भी लिख सकते हैं। अब इस रिएक्शन को लिखते हैं। ठीक है ना? अब दूसरे वाले का नंबर आ गया हमारे पास, है ना? हमने क्या करना है? इस वाले रिएक्शन को लिखना है। तो यहां पर देखो कैसे होगा। इस दूसरा प्रोसेस हमारा ये है। यहाँ था SnCl2 और यहाँ है SnCl4। धीरे धीरे आप लोग जब अच्छा एक्सपर्ट हो जाओगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना? देखो बेटा, पहले हम यहाँ क्या क्या कर रहे थे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। SnCl2 का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। Sn क्या है बेटा? Sn को हम X मान लेंगे। क्लोरीन का -1 होता है। इसमें 2 क्लोरीन लगे हैं, इसलिए 2 का गुणा कर देंगे, बराबर 0 हो जाएगा। तो x माइनस टू इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू कितना आ गया? +2 आ गया। +2। यहाँ पर देखोगे तो इस Sn पर 2 प्लस चार्ज आ गया, जो हमने पहले बताया, है ना? फिर क्या हुआ? आगे बढ़े, इस वाले Sn में देखेंगे तो यहाँ पर Sn देखो, यहाँ पर 4 हो गए। Sn तो एक ही है। SnCl4 में यहाँ देखोगे तो यहाँ तो क्या होंगे? Sn तो एक ही है, लेकिन ये जो 4 का गुणा करेंगे, क्योंकि 4 Cl हो गए, तो 4 का गुणा करेंगे तो 4 माइनस हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? x इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास? तो x इज इक्वल टू आएगा +4। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ? Sn पर 4 प्लस चार्ज आ गया। क्या हुआ बेटा? कौन सी प्रोसेस हो रही है? उपचयन। उपचयन हो रहा है। कैसे पता लगा हमें उपचयन हो रहा है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन माइनस हो रहे हैं। हाँ, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो रहे हैं? निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इसमें से, है ना? धनावेशों की संख्या बढ़ रही है। इसने 2 प्लस चार्ज थे और 4 प्लस चार्ज हो गए, तो कब होंगे? जब ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तब होंगे बेटा इसमें प्लस चार्ज। जितने इलेक्ट्रॉन त्यागते चले जाएंगे उतने चार्ज
प्लस चार्ज बढ़ते चले जाएंगे, उतना धनावेश बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, धनावेश बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, धनावेश घटेगा। ठीक है ना, यही प्रोसेस तो पढ़ा हमने। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब देखो जो इलेक्ट्रॉन निकलने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं हम उपचयन। क्या बोलते हैं? उपचयन। ये प्रोसेस है, ये उपचयन होता है। और किसका उपचयन हुआ? यहाँ पर यदि देखेंगे तो इस एसएन का उपचयन हुआ। ये प्रक्रिया तो उपचयन हुई, और ये हमारे पास ये हो गया, हमारे पास किसका उपचयन हुआ? यहाँ पर हुआ SnCl2 का। पहले Cl2 था तो 4 हो गया, है ना। अब इनमें अपचायक कौन होगा? अब प्रोसेस देखो, यहां पर जो हो रहा है अपचायक वो होगा, जो अपचायक कौन होगा? जो जिसका उपचयन हुआ। उल्टा, जिसका उपचयन हुआ वो अपचायक होगा। अपचायक क्या करेगा? दूसरे का क्या करेगा? अपचयन करेगा। अपचायक क्या करेगा? दूसरे का दूसरे का करेगा अपचयन। तो अपचायक, ये देखो अपचायक कौन होगा? दूसरे का जो अपचयन कर रहा हो, ये दूसरे के लिए। दूसरे का अपचयन अपचयन कौन कर रहा है? देखो जब ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तब अपचयन हो रहा है इसका। तो अपचयन जिस प्रोसेस में हो रहा होगा, यहाँ पर हम देखेंगे उपचायक कौन होगा? जो अपचायक होगा वो होगा SnCl2। और दूसरे का क्या कर रहा होगा? अपचयन, इसका अपचयन कर रहा। ठीक है ना, SnCl2। और उपचायक कौन होगा? वो होगा HgCl2, बिल्कुल अपोजिट। ठीक है ना, इस प्रकार से उसको समझ सकते हैं। तब ये रिडॉक्स अभिक्रिया होगी, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे? रिडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है ना। यहाँ पर ये समझना जरूरी है, क्योंकि आगे हम इससे रिलेटेड, ये तो अभी हम इसके टर्म्स समझ रहे हैं, इन चीजों को समझ रहे हैं, क्या क्या चीजें हो सकती है इसके अंदर। ठीक है। अब ये तो हो गया बेटा हमारे पास उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, बहुत सारी चीजें। एक आता है इलेक्ट्रोड। एक शब्द यहाँ इलेक्ट्रोड आता है। इलेक्ट्रोड क्या होता है? कोई बता सकता है इलेक्ट्रोड? अभी तक किसी ने पढ़ा हो इलेक्ट्रोड? तुमने पढ़ा है बेटा प्राची? इलेक्ट्रोड पढ़ा? जी सर। क्या होता है बेटा इलेक्ट्रोड? तुमने क्या समझा अभी तक? क्या समझते हैं इलेक्ट्रोड के बारे में? कुछ आइडिया है इलेक्ट्रोड के बारे में? नहीं। नहीं है ना, कोई बात नहीं। अब इसके बाद क्लियर हो जाएगा। हमने क्या करना है, किसी और बच्चे को आइडिया है बेटा इसके बाद इलेक्ट्रोड के बारे में? हम क्या करते हैं, कोई धातु की छड़ लेते हैं। मान लीजिए हमने कोई धातु की छड़ ली। धातु की छड़, छड़ तो जानते हैं आप लोग। जैसे मान लीजिए हमने एक कॉपर की एक छड़ ली, ये छड़ ली है कॉपर, कॉपर की एक छड़ ली, है ना। एक तार मान लो, ये छड़ मान लो, है ना। ये लोहे की छड़ लेते हैं, है ना। या हम किसी और धातु की भी ले सकते हैं। तो जब क्या करेंगे, एक धातु की छड़ है, और ये धातु की छड़ होती है, जैसे मान ली मैंने कहा बेटा कॉपर। और इस कॉपर की छड़ को यदि हम क्या करें, उसी के उसी के यौगिक के विलयन में, इसका यौगिक का विलयन, इसका यौगिक का विलयन हम ले लेते हैं कॉपर सल्फेट। धातु की छड़, धातु के, ठीक है ना, विलयन में, धातु के यौगिक के विलयन में इसका विलयन बना। देखो कॉपर की छड़ ली और कॉपर सल्फेट का विलयन लिया। किसका विलयन लिया बेटा? कॉपर सल्फेट। कॉपर की छड़ ली और कॉपर सल्फेट का विलयन बनाया। विलयन मैंने कॉपर सल्फेट लिया, उसमें थोड़ा पानी मिलाया और वो विलयन बन जाता है कॉपर सल्फेट। नीले रंग का हमारे पास कॉपर सल्फेट का विलयन होता है। ठीक है। यदि हम क्या करें कि किसी धातु की छड़ को उसी धातु के विलयन, ठीक है ना, उसी धातु के विलयन, जब हम आंशिक रूप से, आंशिक माने आधा, या पूर्ण रूप से डुबा दें। हमने कोई धातु की छड़ ली और उसी धातु के विलयन में, उसी धातु के यौगिक के विलयन में, ठीक है ना, उसी धातु का यौगिक है और उस धातु के यौगिक के विलयन में जब हम क्या करेंगे, उसको आधा या पूरा डुबाएंगे, तो जो हमें यहाँ पर दिखाई देगा वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोड कहलाएगा। ये हमारे पास इलेक्ट्रोड। अब मान लीजिए
यहाँ पर हमने कॉपर की छड़ ली और कॉपर सल्फेट का विलयन लिया, इसको हमने आधा डुबाया, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोड हो गया, एक इलेक्ट्रोड हो गया। दूसरा इलेक्ट्रोड हम क्या लेते हैं, जिंक की छड़ लेते हैं, जिंक की छड़ ली और जिंक सल्फेट के विलयन में डुबा दिया। किस में डुबाया, जिंक सल्फेट, ऐसे नहीं किसी और के विलयन में, है ना, जिंक सल्फेट के विलयन में डुबाया, आंशिक रूप से डुबाए या पूर्ण रूप से डुबाए तो वो क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रोड कहलाएंगे। ये है बेटा इलेक्ट्रोड, इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड। जिंक की छड़ लो, जिंक सल्फेट के विलयन में डुबाओ, आधा या पूरा, है ना, तो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोड कहलाएगा। क्लियर हुआ बेटा इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड शब्द क्लियर हुआ। हम कोई धातु की छड़ लेते हैं और उसी धातु के यौगिक के विलयन में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड। समझ में आया। अब इलेक्ट्रोड भी दो प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं बेटे, इलेक्ट्रोड में हमारे पास दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं वो दो प्रकार के, उनके नाम अलग अलग, क्या क्या हो सकते हैं बेटे इलेक्ट्रोड। दो प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं, कौन कौन से होते हैं। एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। अब एनोड कौन सा और कैथोड कौन सा है, एनोड कौन सा वाला होगा और कैथोड कौन सा होगा, और होगा इन्हीं में से जो हमने दो अभी पढ़े, है ना, उन्हीं में से एक तो एनोड होगा और एक कैथोड होगा। ठीक है, तो हम इसको जानेंगे कि एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है। ठीक है, तो एनोड जो होगा वो कौन से होने चाहिए, एनोड कौन से होंगे और कैथोड कौन से वाले होंगे। ठीक है, तो हम इसको जानेंगे कि एनोड कौन सा वाला है और कैथोड कौन सा वाला है। तो एनोड क्या होता है बेटा, एनोड को हम पहचान लेंगे कि जिसपे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। अभी पहचानेंगे इसको, है ना, जिनमें क्या हो रहा होगा, उपचयन हो रहा होगा, वो एनोड कहलाए। ठीक है ना, जिसपे अपचयन हो रहा होगा वो कैथोड हो जाएगा। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे ना, माना हमने कॉपर सल्फेट लिया, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर का एक छड़ डुबाई, है ना, आंशिक रूप से। दूसरा हमने क्या किया, जिंक की छड़ जो डुबाई जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में। फिर अब इन दोनों में पहचान करेंगे, ये एनोड की तरह कौन काम कर रहा है और कैथोड की तरह कौन काम कर रहा है। तो हम जब हम इनको जोड़ेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे जोड़ेंगे, तभी हमारे पास गैल्वेनिक सेल बनेगा। तो तब हम चेक करेंगे किसमें ऑक्सीकरण हो रहा है और किसमें अपचयन हो रहा है, और उसी के आधार पर हम एनोड और कैथोड निर्धारित करेंगे। जिसपे क्या हो रहा होगा, उपचयन हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, ऑक्सीकरण हो रहा होगा, वो कहलाएगा हमारे पास एनोड। और जिसपे क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा, अपचयन हो रहा होगा, रिडक्शन, वो कहलाएगा कैथोड। ठीक है, अब इनकी परिभाषा को हम और बेहतरीन समझेंगे कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं इसमें, है ना, तो इसको मैं कल